360 डिग्रीज पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, तो हम आज बात करने वाले हैं दिल्ली की। दिल्ली में पिछले दिनों राजनीतिक माहौल एकदम से गर्मा गया है, एकदम से मौसम बदल चुका है। और उप मुख्यमंत्री और केजरीवाल के सेकंड इन कमांड, जिसको हम कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी 5 दिन के रिमांड पर भी उनको भेज दिया गया है। और जब से ये पूरा डेवलपमेंट हो रहा था, उस टाइम से मैं इस चीज़ के बारे में लिख रहा हूँ। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे उनके जो नेता हैं या उनके मंत्री वगैरह हैं, वो इस सब के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पूरे दिन मोदी मोदी गाना गाते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें, ये जितने भी जो भी काम हुआ है, ये किसने किया है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पिछले 8-10 साल से इस नई पार्टी को बनाने में, इसको फैलाने में लगे हुए हैं। अपना तन मन धन सब कुछ ये लोग देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन लोगों को मिलता क्या है? जेल, बदनामी, या फिर कोई भी इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन हो जाता है, कोई भी केसेस हो जाते हैं और ये बेचारे, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और मज़े कौन करता है? मज़े वो करता है जिसने आम आदमी पार्टी बनाई है, हमारे मिस्टर केजरीवाल। तो देखिए, मैंने इस चीज़ के बारे में पिछले 3-4 साल से लिखा है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, कौन इस चीज़ को करता है, कौन इस चीज़ का सूत्रधार है। लेकिन आज मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। और मेरा जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है, वो खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है कि वो इस वीडियो को समझें, देखें और वो एक जो टैक्टिक्स है जो अरविंद केजरीवाल अपना रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि आपको सत्ता तो मिल जाएगी, आपको कुछ दिन की वाहवाही तो मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको जाना जेल ही पड़ेगा। जैसे कि मनीष सिसोदिया गए हैं, जैसे कि सत्येंद्र जैन गए हैं और बाकी कई अन्य मंत्री, कई विधायक और इनके कई नेता हैं, छुटभइये नेता भी हैं, वो भी इस समय जेल में हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी किस प्रॉमिस पे आई थी? प्रॉमिस ये था कि जी हम सबसे साफ़ सुथरे हैं, हम एंटी करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इन्होंने वहीं से अपनी पार्टी की नींव डाली थी उस अभियान के बाद में। और इनका जो मेन मोटिव था, मेन फोकस था, वो था कि करप्शन हमें हटाना है, जन लोकपाल लाना है। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, इनकी सरकार अब तीसरी बार आ गई है, और तीसरी बार आने के बाद भी इनके अगेंस्ट करप्शन के इतने केसेस हो चुके हैं, इतने नेता इनके जेल में जा चुके हैं, इतने मंत्री इनके जेल में जा चुके हैं कि जो करप्शन वाला जो पार्ट है, वो अब मजाक लगता है मुझे तो। अगर हम दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली के अंदर ही इनके 6 मंत्री ऐसे हैं पिछले 8-10 साल के अंदर, जो या तो पद से हटाए जा चुके हैं या फिर वो जेल में है। अगर हम बात करते हैं शुरू से, अब सबसे पहले इनके एक मंत्री थे जितेंद्र तोमर। तो उनको जेल में डाला गया क्योंकि उनकी एक फेक डिग्री थी उनके पास में, और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। देन आपके एक संदीप सिंह आए थे जो राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े गए थे ऑन कैमरा, उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा सेक्सुअल हरेसमेंट के केस में। देन आपके असीम अहमद खान, इनके एक मंत्री थे जो करप्शन के चार्जेस पे ब्राइब लेते हुए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। फिर आपके राजेंद्र पाल गौतम थे, जिन्होंने पिछले साल, जिनको अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि वो हिंदुओं के अगेंस्ट काफ़ी उन्होंने स्पीच वगैरह दी थी, काफ़ी मतलब आपत्तिजनक उन्होंने वक्तव्य दिए थे, तो उन्हें भी अपना पद छोड़ना पड़ा। देन आपके सत्येंद्र जैन थे, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा और वो पिछले लगभग 9-10 महीने से तिहाड़ जेल में है। और उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की थी, शेल कंपनी बनाई थी, पैसे का लेन देन वगैरह वगैरह, करप्शन वगैरह उन पे चार्जेस थे, तो उनको भी अपना पद छोड़ना पड़ा। और अब जो लेटेस्ट हैं वो आपके मनीष सिसोदिया हैं, तो जिनको लिकर पॉलिसी में जो अनियमितता थी, प्लस उन्होंने जो पैसे का लेन देन किया, एविडेंसेस मिटाए या जो भी उन्होंने किया इसके अंदर, तो उसके बेसिस पर उनको अभी जेल हुई। और अभी जो उन पर चार्जेस लगाए गए हैं, उनको 6 से 7 साल की सज़ा हो सकती है अगर वो प्रूव होते हैं तो अभी फ़िलहाल जेल में हैं, इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और अगर उनको सज़ा होती है तो शायद वो फिर विधायकी भी उनकी जाएगी, प्लस आगे वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो अल्टीमेटली एक छोटा सा राज्य है, राज्य भी नहीं है, आपकी एक तरह से छोटा सा एक म्यूनिसिपैलिटी है एक तरह की। और उसके अंदर भी पिछले 7-8 साल के अंदर इनके 6 मंत्रियों को अपने किसी न किसी काम की वजह से पद छोड़ने पड़े हैं। कोई जेल में है, कोई पार्टी से निकाला जा चुका है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, मेरी सिंपल सी थ्योरी है इसके अंदर कि इस सारे गेम के पीछे एक ही व्यक्ति है जिसको
कुमार विश्वास बड़े प्यार से बोलते हैं आत्ममुग्ध बौना, वो है मिस्टर केजरीवाल। अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि यार कोई आदमी अपनी पार्टी की ही क्यों लंका लगाएगा, कोई आदमी अपनी पार्टी के मेंबर्स को ही क्यों जेल में डलवाएगा, जो भी है। तो देखिए उनकी कुछ हरकतें हैं, उनका कुछ एक पैटर्न है, क्योंकि मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको एनालाइज़ किया है और मुझे पता लगा है, और मतलब आप भी अगर देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा पूरा गेम, कि इस सब के पीछे कहीं ना कहीं केजरीवाल खुद है। वो तो एक बात ये है कि कोई केस आ गया तो केंद्रीय एजेंसीज उसमें आ गई, देन उन्होंने एक्शन लिया या जो भी कुछ है। अदरवाइज जो मेन जो इसके पीछे करता धरता है, ही इज़ केजरीवाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो हर 2-4-5 महीने बाद कुछ ना कुछ एक बड़ा सा वक्तव्य दे देते हैं अपने किसी भी नेता के बारे में। जैसे अगर आपको याद हो, जितेंद्र तोमर की जब बात हुई थी, फेक डिग्री का केस उठा था, तो जितने भी मंचों पर अरविंद केजरीवाल जब जाया करते थे, वो हमेशा यही बोला करते थे कि नहीं जी, मैंने डिग्री खुद चेक करी है, मैं आईआईटी से पढ़ा लिखा हूँ, मैं आईआरएस हूँ, मैंने डिग्री खुद चेक करी है और डिग्री फेक नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट्स हुआ करते थे। सेम वही स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे अपने सत्येंद्र जैन के मामले में। उसमें उन्होंने खुद बोला था जी कि सत्येंद्र जैन जी ने मुझे सारे डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, मैंने खुद चेक किया है। मनीष सिसोदिया के केस में भी उन्होंने यही बोला कि जी हमने सब कुछ चेक किया है, सीबीआई ने छापे मारे, कुछ नहीं मिला, बच्चे का झुंझुना मिला सीबीआई के छापे के अंदर। तो कहने की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद प्रोएक्टिवली मीडिया में जाते हैं और जिस भी नेता के ऊपर एक्शन होने वाला होता है, वो उसके पक्ष में कुछ उल जलूल स्टेटमेंट्स, बड़ा चढ़ाकर स्टेटमेंट्स देते हैं, और कहीं ना कहीं एक उस नेता को या उस व्यक्ति को वो विपक्ष के निशाने पर ला देते हैं। ये मेरा मानना है। तो यही उन्होंने मनीष सिसोदिया के केस में भी किया है अभी। और वो कहीं ना कहीं आगे क्या एक्शन होने वाला है ये भी वो जता देते हैं। अगर आपको गुजरात चुनाव याद हो तो तब वो हर दिन ये बोलते थे कि जी 2 दिन बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो जाएगी, इतने दिन बाद ये हो जाएगा, हमारा वोट परसेंटेज इतना बढ़ जाएगा। अभी संडे के लिए भी उन्होंने बोला था, सैटरडे संडे को जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो वो भी अरविंद केजरीवाल ने खुद ने स्टेटमेंट दिया था कि हाँ जी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है, वगैरह वगैरह। तो केजरीवाल जो है वो खुद प्रोएक्टिवली सारी चीज़ें बताते हैं और फिर वो चीज़ हो भी जाती है अल्टीमेटली। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो यह है कि देखिए, कहने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, लेकिन वो मुझे लगता है शायद इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपने पास एक भी पोर्टफोलियो या एक भी विभाग नहीं रखा है। मुख्यमंत्री हैं, इतना बड़ा पद है, तो कुछ ना कुछ तो उनको अपने पास रखना चाहिए था। दिल्ली जैसा एक शहर उनके अंडर में है, तो कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ बनाते, कुछ अच्छा काम करते, कुछ बदलाव ला के दिखाते, लेकिन उन्होंने अपने पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं रखा है। दूसरी बात, वो किसी भी फाइल पे साइन नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उन्होंने दिल्ली में क्योंकि सीट का कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट है, तो आप 7 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते, तो उन्होंने 7 मंत्री बना दिए। उनको वो अपने हिसाब से विभाग दे देते हैं, उसमें कोई रेशियो नहीं होता है। किसी के पास 18 विभाग है, किसी के पास 1 विभाग है, किसी के पास 5 है, तो उसमें कोई भी रेशियोज़ नहीं होते हैं, अपने मनमर्जी के हिसाब से बांट देते हैं। और उसके बाद में उस मंत्री को वो पूरी खुली छूट देते हैं वो काम करने की, और नीतियाँ बनाने में वो अपना इन्वॉल्वमेंट उनका खूब रहता है, लेकिन सारा काम करवाते वो अपने मंत्रियों से हैं। दूसरी बात, वो किसी फाइल के ऊपर साइन नहीं करते हैं। अगर फाइल पे कोई फाइल आती है साइन करने के लिए, या तो कोई मंत्री करता है या फिर उनके जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो उनसे साइन करवाते हैं, खुद साइन नहीं करते हैं। और ये चीज़ जो दिल्ली के एलजी है, उन्होंने भी पब्लिकली इस चीज़ को बोला है कि अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पे साइन नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये एक तरीका है सिंपल सा कि पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिल्ली में वो पावर सबसे ज़्यादा वो अज्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा पावर रखते हैं अपने पास, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ज़ीरो है। अगर कुछ भी गलत हो जाता है, कोई भी विभाग का काम गलत हो जाता है या कोई अनियमितता पाई जाती है, अभी फॉर एग्जांपल लिकर केस में आया है कि पैसों का लेन देन हुआ, प्लस जो पॉलिसी है वो गलत थी, पॉलिसी वापस भी ली गई। तो इस सारे केस में अगर आप देखेंगे तो जो भी दोष आया है वो आया है मनीष सिसोदिया के ऊपर। केजरीवाल चुपचाप अपने आप को बचा लेते हैं, क्योंकि और अगर कोई एजेंसी उनकी जांच भी करेगी तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। रीज़न बिल्कुल सिंपल सा है, एजेंसीज़ काम करती हैं सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, सारा कुछ जो भी दस्तावेज़ हैं, जो भी सबूत है, एविडेंसेस हैं, और उनका तो कहीं पे ट्रेस है ही नहीं कोई। ना किसी डॉक्यूमेंट पे उनके साइन है,
ना वो किसी कोई पॉलिसी अगर बनाते हैं तो उसमें उनका कहीं पे नाम आता है। हाँ, वो इनडायरेक्टली सब चीज़ें करते हैं, बट वो इनडायरेक्टली का मतलब एविडेंस नहीं होता है। अगर हम बात करें सीबीआई या फिर जो भी जांच की एजेंसीज होती हैं, उनको चाहिए होता है कि हाँ यार, इस वो पूरा जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके ट्रायल को चेक करते हैं, और उसमें कहीं पे भी केजरीवाल का नाम नहीं आता है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली सबको बताते रहते हैं कि ऐसे काम करना है, ऐसे काम करना है, पॉलिसी में ये काम करना है, लेकिन वो खुद नहीं करते हैं। तो वो साफ साफ बच जाते हैं अपने किसी भी बुरे काम को करने के बाद भी। अब आप देखिए, एक जो मेरे को दूसरी चीज़ बड़ी इसमें खास लगती है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल वकीलों पे बहुत अच्छा खासा खर्च करते हैं। अगर आप देखेंगे वकीलों पे खर्चा अगर देखेंगे तो करोड़ों रुपए वो वकीलों पे खर्च करते हैं। उनके जितने खुद के जितने भी केस चल रहे हों, चाहे आप उनके जितने भी नेताओं के अगेंस्ट केस चल रहे हो, उसमें जमकर खर्च करते हैं जनता का। लेकिन उनके जो केसेस होते हैं वो मैक्सिमम केसेस में वो लोग हारते हैं, या फिर उनका जो पक्ष है वो काफ़ी बड़ा ही ढीला ढाला सा रहता है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने पहले नितिन गडकरी और 2-3 नेताओं के अगेंस्ट काफ़ी कुछ झूठे केस वगैरह बनाए थे, काफ़ी स्टेटमेंट वगैरह दिए थे, लेकिन बाद में वो सब उन्होंने जब मानहानि के दावे किए तो वो सारे केसेस उनको वो हार गए और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी बाकायदा। और ऐसे ही अगर आप देखते हैं सत्येंद्र जैन के केस में देख लीजिए, उनकी ज़मानत ही नहीं होके दे रही है, उन्होंने अच्छे से अच्छे वकील लगा लिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। मनीष सिसोदिया के केस में करोड़ों रुपए जा चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी और 2-3 और बड़े बड़े वकील हैं उनको, और ये सारा पैसा दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा है, वो वहाँ से जाता है। लेकिन उनका जो लीगल जो पक्ष है बहुत कमज़ोर है, मुझे ऐसा लगता है। अब वो जानबूझ के है, या कोई अरविंद केजरीवाल ने कुछ स्ट्रेटेजी बना रखी है कि हाँ भाई लीगली हम जाएंगे तो वो हमेशा हारते ही हैं। एक आध केस में कहीं जीत गए तो जीत गए, अदरवाइज कांग्रेस को आप देखिए, कांग्रेस छोटे छोटे केसेस भी जीत जाती है, या छोटे छोटे केसेस में भी वो सुप्रीम कोर्ट तक को इन्वॉल्व कर लेती है। जबकि कल अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया का जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको झाड़ लगा दी है कि आप हाई कोर्ट में जाइए पहले। तो ये बड़ी, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो आपको एक अजीब सा पैटर्न दिखने में आएगा कि यार ये हो क्या रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। अब देखिए 2013 से जब से मोदी जी भाजपा के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बने थे, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी। उन्होंने सीधा मोदी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वो बनारस गए थे, वहाँ से भी चुनाव लड़ा, हार गए। उसके बाद में उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ उल जलूल ट्वीट करना, कुछ गलत बयानी करना। लेकिन 2017-18 आते आते केजरीवाल को ये समझ में आ गया कि यार इस तरह से अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के मन में हमारी एक नेगेटिव इमेज जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने छोटे मोटे चट्टे बट्टे पाल लिए, छोटे मोटे नेता हैं उनकी पार्टी में, उन्होंने जिम्मेदारी उन लोगों को दे दी। उन्होंने उनको खुली छूट दे दी कि हाँ यार आप कुछ भी उल्टा पुल्टा ट्वीट कीजिए, बुरे बुरे मीम्स बनाइए और ट्विटर ट्रेंड्स बनाइए बिल्कुल गंदे वाले, और चलाते रहिए। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ केजरीवाल को, केजरीवाल की इमेज साफ़ सुथरी बनी रही, और जो भी इस तरह का जो दुष्प्रचार करते थे वो उनके नेता थे, उनके अगेंस्ट केस होते रहते थे। कभी किसी ने मानहानि का केस कर दिया, कभी किसी ने मानहानि का केस कर दिया। तो केजरीवाल जो इनिशियली खुद उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते थे, फिर माफ़ी मांगते थे, उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से बचा लिया। अब ये है कि संजय सिंह है, आपकी आतिशी है, सौरभ भारद्वाज हैं, ये उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर जो भी अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी है या कांग्रेस भी है, वो इनके अगेंस्ट केस करती है, तो अल्टीमेटली इन लोगों को ही कोर्ट में जाना पड़ता है, इन लोगों को ही माफ़ी मांगनी पड़ती है। केजरीवाल इस मामले में सीधे सीधे बच जाते हैं। तो केजरीवाल की एक बड़ी शानदार स्ट्रैटेजी है खुद को बचाने की। अच्छा, इसमें यह है कि केजरीवाल की जो इमेज है वो अपनी इमेज का पूरा ध्यान रखते हैं। अब इन सब कामों से क्या होता है कि कल को वो कह सकते हैं कि यार ये तो इन लोगों के काम थे, इन लोगों ने गलत स्टेटमेंट दिया है, सौरभ भारद्वाज ने गलत स्टेटमेंट दिया, तो मेरा क्या दोष है ना, बोल सकते हैं, वो बोल चुके हैं पहले भी कई बार। तो अब बात करते हैं ओके, केजरीवाल का एक और जो तरीका है वो यह है कि वो हमेशा एक कमज़ोर कैंडिडेट को एक पावरफुल चेयर पे बैठा देते हैं और उसके बाद उसको रिमोटली वो कंट्रोल करते हैं। सेम चीज़ हो रही है आपकी पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर भगवंत मान एक नॉन सीरियस कैंडिडेट रहे हैं शुरू से, उनका कोई जनता पे होल्ड नहीं था, कोई वोट के अंदर जो भी वोट मिले हैं वहाँ पे उसमें उनका इतना कुछ ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब मुख्यमंत्री बनाने के बाद में आप देखिए कि पंजाब के अंदर जितने भी इश्यूज़ थे, जो बर्निंग इश्यूज़ थे, उन पे से
पार्टी का बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं गया है। वो क्या कर रहे हैं, भगवंत मान को कभी वो चुनाव प्रचार के लिए ले जाते हैं, कभी हिमाचल ले जाते हैं, कभी वो आपका गुजरात में घूम रहे होते हैं। मतलब पंजाब के अंदर आपकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो रही है, वहाँ पे अपराध हो रहे हैं, लेकिन भगवंत मान जो है वो अपना गुजरात की गलियों में वोट मांगते फिर रहे हैं। तो ये किस तरह का हिसाब किताब है, आप खुद सोचिए। अभी अभी आप देखिए पंजाब के अंदर इन्वेस्टर समिट हो रही थी, और उसी दिन वो इन्वेस्टर समिट अब पता नहीं बीच में छोड़ कर आए हैं क्या हैं, वो सीधा मनीष सिसोदिया के घर पर आए हैं, उनके साथ में उनकी फैमिली को ढांढस बताने के लिए। तो ये बड़ा ही नॉन सीरियस, मुझे तो लगता है कि बड़ा नॉन सीरियस है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये केजरीवाल का एक तरीका है कि वो भगवंत मान को नॉन सीरियस कैंडिडेट दिखाएं, जनता के सामने पोर्ट्रे करें, और फिर 6 महीने बाद या साल भर बाद वो अपना जो एक सर्वे वगैरह कराते हैं, और ऐसा कुछ करके फिर किसी और कैंडिडेट को वो प्रमोट करके वहाँ पर मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठा दें। ये मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। अब देखिए आम आदमी पार्टी के पास में 2 राज्यों में सत्ता है। दिल्ली को हम एक राज्य मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, और एक पंजाब है। तो दोनों ही राज्य में अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल ने धीरे धीरे, दिल्ली में तो देखिए अपने आप को नंबर 1 बना दिया है इस समय। केजरीवाल को इस समय कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके। मनीष सिसोदिया थे किसी न किसी लेवल पे, लेकिन उनको भी उन्होंने किनारे लगा दिया है। अब केजरीवाल की जो मुझे राजनीति लगती है वो यह है कि वो पंजाब को एम कर रहे हैं, अभी पंजाब को एम कर रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली में वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठाना चाहते हैं। यही उनका एक ले देकर एक पूरा प्रयास है इस चीज़ में। और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, जो पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने जो नेता हैं, उनको वो धीरे धीरे करप्शन केसेस में या किसी भी इस तरह से उस तरह से करके हटा देंगे, और अपनी एक नई टीम उन्होंने, एक टियर 2 टीम उन्होंने बना रखी है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आतिशी मारलेना जो हैं, सौरभ भारद्वाज है, या संजय सिंह को भी उन्होंने, उनका एक सिपह सालार है, लेकिन मुझे लगता है बड़ी जल्दी उनको भी लात पड़ जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को चैलेंज देने लग गए हैं। जिस तरीके से राज्यसभा में बोलते हैं, जिस तरीके से मीडिया में वो लोग दिखते हैं, केजरीवाल से ज़्यादा फुटेज उनको मिल रही है। तो बड़ी बात नहीं है, साल 6 महीने में हो सकता है संजय सिंह किसी केस में फंस जाएं और उनको भी टाटा बाय बाय बोल दिया जाए। तो जो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर वो ऑलमोस्ट अपना उनका प्लान सफल हो चुका है। अब बारी है पंजाब की। तो पंजाब में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ रही है, जिस तरीके से अब खालिस्तानी एंगल वहाँ पर आ गया, खालिस्तानी मूवमेंट वहाँ पर री इमर्ज हो रहा है, जिसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की भूमिका है। इनके जो बाहरी जो आका बैठे हैं उनको इन्होंने बोल दिया होगा कि भैया पंजाब के अंदर थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करिए, जिसकी वजह से वहाँ की जो सरकार है उनकी इमेज ख़राब होगी, और कहीं ना कहीं हमारे पास एक मौका बन जाएगा कि नहीं जी, हमें पंजाब में एक मजबूत मुख्यमंत्री चाहिए, और हो सकता है वो अपने किसी करीबी इंसान को मुख्यमंत्री बना दें वहाँ पे। और हो सकता है कोई पंजाबी हो सकता है कोई नॉन पंजाबी भी हो, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, बनाने को बना सकते हैं। तो मैं तो देखिए यही कहूँगा कि ये सारी चीज़ें मुझ जैसे एक बंदे को दिख रही हैं। मैं बेशक चाहे प्रो बीजेपी हूँ या बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे भी दिख रही हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के समर्थकों को ये चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं? देखिए, पार्टी के लिए आप सब कुछ करते हैं, आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पार्टी की। आप जागते हैं, आप मूवमेंट्स में जाते हैं, या आप धरना प्रदर्शन में जाते हैं, आप पुलिस के डंडे खाते हैं, आप केसेस झेलते हैं कई तरह के, आप अपने सगे संबंधियों या अपने मित्रों से दूर हो जाते हैं इस पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में। लेकिन आपको अंततः मिलता क्या है? जो इनिशियली जो आम आदमी पार्टी बनी थी, उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, अगर आप देखेंगे तो उनमें से बहुत ही इक्का दुक्का फाउंडिंग मेंबर पार्टी में है आज की डेट में। बाकी सब लोगों को निकाल दिया जा चुका है। किसी को इतना परेशान कर दिया कि वो इस्तीफ़ा दे गया, या किसी से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई हो गई तो उन्होंने उसको इस्तीफ़ा देने पे मजबूर कर दिया, निकाल दिया। किसी पे करप्शन चार्जेस लगा दिए, किसी को फंसवा दिया गया, जैसे सिसोदिया सत्येंद्र जैन को फंसवाया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक ऐसे इंसान है जो पार्टी में अपने आसपास भी किसी को नहीं आने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मीडिया का या पूरी दुनिया का फोकस केवल उन्हीं पे रहे, और उन्हीं से ही पार्टी चले। और कोई भी अगर उनके आसपास भी आने की कोशिश करता है, जैसे कि कांग्रेस में होता है कि जो कोई भी गांधी फैमिली के अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। खैर, कांग्रेस का एलिमिनेशन अलग तरह की बात है, वो तो सीधा ऊपर भेज देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अलग तरीके से अपने जो भी खुद के बंदों को ये लोग हटा रहे हैं रास्ते से। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए
और अकॉर्डिंगली उनको आगे का अपना प्लान बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, काम तो आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, मलाई केजरीवाल साहब खा रहे हैं। पहले जो आम आदमी हुआ करते थे, आज उनमें आम आदमी वाला जैसा कुछ भी नहीं है। करोड़ों रुपए का उनका खर्चा होता है, कभी वो स्विमिंग पूल बनाते हैं, कभी वो बंगला लेते हैं, और 1.5 करोड़ के आसपास उन्होंने गाड़ियाँ खरीद ली हैं अपनी पिछले 3-4 साल के अंदर। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं बस यही कहना चाहूँगा कि राजनीति के अंदर आप उतर रहे हैं, थोड़ा संभाल के उतरिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर दुश्मन ऑपोजिशन वाला नहीं है, दुश्मन आपके अंदर का ही इंसान है, आप ही का नेता है। तो उससे बच के रहिए, संभल के रहिए, खुश रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा ठीक लगे तो आप प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। कमेंट्स में अपने आप सजेशंस हमें दे सकते हैं। अगर कुछ हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में सजेशंस ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।